मैं चंद्रराज। तो आज जो मैं ESIMCQ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट का, उन सभी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको ये बताएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस टाइप का आता है और कैसे कंसेप्ट को क्लियर करना है, उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आज मैंने लाइव क्लास भी आया था जिसमें लाइट इफेक्ट्स के कारण से मैंने टोटल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, तो बाकी के जो लेफ्ट क्वेश्चन 25 नंबर से लेकर आपके 100 क्वेश्चन तक जितने भी हैं उन सभी को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके इस चैनल पे कंटिन्यूसली ESI का MCQ क्वेश्चन सीरीज और CHO का कंटिन्यू आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। चलते ही अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो बात करते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोला गया है कि इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इज ए साइन ऑफ। जो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन है यह किसका साइन है? आर्टियल ओस्क्लोसिव डिजीज़ का, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का, नर्व इंजरी का, या फिर पेरीफेरल न्यूरोपैथी का। जल्दी से बच्चों लोग जवाब दीजिएगा कि आपका इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इज किसका यह साइन है, जिसके बारे में बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग कि ये आपके आर्टियल ओस्क्लोसिव डिजीज़ का यह साइन है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ acetaminophen over a prolonged period that parameter to be monitored regularly is। अगर मानो किसी को एसिटामिनोफेन अगर दिया जाता है प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक, तो उस पर्सन को कौन से पैरामीटर को हम मॉनिटर करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों लोग कि एसिटामिनोफेन को अगर जब हम देते हैं प्रोलॉन्ग टाइम में, तो वो आपके जो लीवर फंक्शन है उसको डैमेज करता है। तो बताइए, जो हमें डैमेज करेगा उसी चीज़ को देखेंगे ना बाबू कि कौन से फंक्शन आपके डैमेज हो रहे हैं, ताकि हम उस पर क्या कर सके, देख सके, उसको रोक सके। तो सर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी है, लीवर फंक्शन, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बच्चे लोग 33 नंबर में बोला गया है कि द टाइप ऑफ असेसमेंट डन टू कंपेयर द क्लाइंट करंट स्टेटस टू द प्रीवियसली ऑब्टेन्ड बेसलाइन डाटा इज कॉल्ड। जो आपके असेसमेंट करते टाइम में जो क्लाइंट का जो आपका करंट स्टेटस था, प्रीवियस जो आपने ऑब्टेन किया था, और जो बेसलाइन डाटा है उसको क्या बोलते हैं? टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, या फिर इमरजेंसी असेसमेंट, या इनिशियल असेसमेंट, या फिर फोकस्ड प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। तो ये बच्चे टाइम लैप्स्ड असेसमेंट और रीअसेसमेंट होते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है बच्चों लोग, अब पीछे जो उनके हेल्थ इश्यूज थे उसके आधार पे आप उनको डायग्नोस करके देखते हैं और उनमें क्या दिक्कत है, फिर उसको फिर से नया सुधार करने का काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, बोला गया कि माइक्रोसेफेली इज डायग्नोसिस व्हेन हेड सरकमफेरेंस इज बिलो द एवरेज। अगर बोला गया कि जो सेफेली है ये कब डायग्नोस करते हैं? जब हेड का सरकमफेरेंस कितना बढ़ जाता है तब हम उसको देखते हैं। तो 4th स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर 2nd स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर 1st स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर 3rd स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कितने स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो जब 2nd स्टैंडर्ड डिविएशन होता है तब हम लोग माइक्रोसेफेली में हम लोग क्या करते हैं, हेड सरकमफेरेंस जब लेस रहता है 2nd स्टैंडर्ड डिविएशन से, तब हम लोग इसको माइक्रोसेफेली का डायग्नोसिस करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बोला गया है बच्चों लोग कि न्यू बॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग। जो न्यू बॉर्न मैच्योरिटी है यह किसके द्वारा किया जाता है? अफगार स्कोर के द्वारा, या फिर बलार्ड स्कोर के द्वारा, या फिर कैंडल स्कोर के द्वारा, या फिर ओलेंडर स्कोर के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो आपका अफगार स्कोर है ये आपको इवेल्युएट करते हैं किसके बारे में बाबू? ये आपके हेल्थ ऑफ द न्यू बॉर्न का हेल्थ कैसा है उसके बारे में ये काम करता है। बात करते हैं ब्लड स्कोर के बारे में, तो ये फिजिकल और न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोमस्कुलर रिएक्शन है, उसके मैच्योरिटी के बारे में बताता है। जो आपका कैंडर स्कोर है ये आपके सेलुलिटी यानी ये इन्फेक्शन को शो करने का काम करता है। और ओलिएंडर स्केल के बारे में बताया जाए कि जैसे हार्ट कंडीशन हो, अस्थमा हो, एपिलेप्सी हो, उसको आइडेंटिफाई करके
ओलेंडर स्कोर का यूज़ किया जाता है। तो आप सभी को आंसर पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या होंगे बाबू, मैच्योरिटी को शो करने के लिए बेलार्ड स्कोर का यूज़ किया जाता है। तो आपका बेलार्ड स्कोर क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए कि द ग्रुप एट द इंक्रीज रिस्क ऑफ हर्प जोस्टर एज, जो हर्प जोस्टर का सबसे हाई रिस्क किस में रहता है, इन्फेंट विद कंजेनाइटल इन्फेक्शन वाले में, पर्सन एट एडवांस एज में, या फिर पेशेंट्स विथ एटोपिक डर्माटाइटिस में, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स में, किस में सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो बाबू जो एडवांस एज के होते हैं उनमें यह ज़्यादा चांसेस देखने को मिलता है। बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि द क्रेनियल नर्व्स अफेक्टेड इन द बेली पाल्सी, जो बेल्स पाल्सी है उसमें कितने नंबर का क्रेनियल नर्व है जो अफेक्टेड होता है। तो बाबू जो फेशियल नर्व होते हैं वो आपका क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये आपके क्रेनियल नर्व 7 है जिसके कारण से आपका बेल्स पाल्सी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चे लोग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द इंक्रीजिंग वाटर चैनल और एक्वापोरिन, कौन सा ऐसा यहाँ हार्मोन है जो कि आपके क्या करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। एंजियोटेंसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, या फिर अल्डोस्टेरोन, या फिर आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो आपको पता होगा बच्चों लोग कि जिनका यूरिन वगैरह पास आउट नहीं होता है तो एंटी डायरेटिक जो आपका इंजेक्शन है वो आपको डायरेटिक दिया जाता है, ताकि क्या होता है जिससे वाटर जो यूरिन है ये पास होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 39 नंबर में, तो बोला गया कि रैपिड ग्रोअर एमोंग द फ्लोइंग एज, इसमें से बताइएगा कि कौन सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रो करता है, मायोबैक्टीरियम बोविस, या फिर मायोबैक्टीरियम एब्सेसिस, या फिर मायोबैक्टीरियम गोल्डनॉई, या फिर मायोबैक्टीरियम एवियम। तो आपको पता होगा बच्चों लोग कि बात किया जाए तो जो मायोबैक्टीरियम एब्सेसिस है ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से रैपिड ग्रो करता है, यानी 39 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए, बोला गया 40 नंबर में बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द प्रेगनेंसी इंक्लूड हाइपरटेंशन, कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर उसका जो बीपी है ये अगर ज़्यादा रहता है तो उस हाइपरटेंशन को किस वर्ड से डिनोट किया जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, या फिर देयर इज रेज बीपी बिफोर 20 वीक्स जेस्टेशन, या फिर विजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, या फिर प्रोटीन्यूरिया इज ऑलवेज प्रेजेंटली। तो बच्चों लोग जो प्रेगनेंसी के दौरान में अगर हाइपरटेंशन रहते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए तो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए तो बोला गया व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉक्ड ट्विंस बीइंग बॉर्न, अगर मानिए जो लॉक्ड ट्विंस बीइंग अगर बॉर्न करता है तो क्या देखने को मिलता है, डाइक्रॉनिक डाइएमनोटिक ट्विंस, या फिर फर्स्ट ट्विंस हैज सिफेलिक एंड सेकंड ट्विंस हैज द ब्रीच प्रेजेंटेशन, या फिर फ्रंटनल ट्विंस, या फिर फर्स्ट ट्विंस हैज द ब्रीच एंड सेकंड ट्विंस हैज द सिफेलिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो ट्विंस होते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि एक आपका ट्विंस है वो ब्रीच रहेगा तो सेकंड वाला क्या देखने को मिलेगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द मॉस्लो हायरार्ची एंड नीड टू बी वेल थॉट्स बाय ओन सेल्फ एज वेल एज अनदर कम्स अंदर, बताइएगा कि जो मॉस्लो हायरार्ची था उसके द्वारा ये थॉट्स था अपने आप के लिए, तो इसमें किस चीज़ के लिए था, ये आपका सेल्फ अवेयरनेस नीड के लिए, या फिर आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स के लिए, या फिर सेल्फ एस्टीम्ड नीड्स के लिए, किसके लिए ये थे बच्चों लोग जल्दी से आपने बताइएगा। तो ये जो आपका मॉस्लो हायरार्ची थे ये आपके सेल्फ एस्टीम नीड्स के लिए किया गया था। किसके लिए बाबू, सेल्फ एस्टीम नीड्स के लिए किया गया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए 43 नंबर में, तो बोला गया है कि ट्रोपोमायोसिन इज द मसल्स फाइबर
इज ए प्रोटीन। बताओगे कि ट्रोपोमायोसिन है या मसल्स फाइबर प्रोटीन है या क्या चीज़ के लिए, या स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या फिर रेगुलेटरी है या फिर आपका एंकोरिंग है या फिर कंट्रैक्टाइल है, इनमें से कौन सा है बच्चे लोग? ये आपसे ऑप्शन पूछे गए हैं। तो आपका ट्रोप्सिन है, ये आपका रेगुलेटरी है। क्या है बाबू? रेगुलेटरी प्रोटीन है। और बोला गया जो एडमास एप्पल है इज फॉर्म्ड बाई 44 नंबर है, बोला गया कि जो एडमास एप्पल है या क्या चीज़ से बना हुआ है? तो क्रिक्वाइड कार्टिलेज से या फिर थायराइड कार्टिलेज से या फिर एपिग्लोटिक से या फिर हायोइड बोन से? तो ये सर आपके थायराइड कार्टिलेज से बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो एडमास एप्पल है आपके थायराइड ग्लैंड्स जो आपके होते हैं वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज़ को क्या, किसे, थायराइड कार्टिलेज से ही यहाँ बना हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए 45 नंबर के बारे में, तो पूछा गया कि द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिजीज स्कॉर्पिस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, जो आपके स्कॉर्पिस है यह कौन से डिजीज से यह बिलोंग करता है? तो ये बाबू याद रखिएगा, ये आपके डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है कि यह प्रियोन्स, प्रियोन्स कहने का मतलब जो आपको सूडो टाइप का, यानी यह देखने में लगता है कि नेचुरल प्रोटीन है बट वो नेचुरल प्रोटीन नहीं होते हैं। तो जिसके कारण से होने के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रियोन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए 46 नंबर में, डिपोलराइजेशन इन ए नर्व एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू, जो डिपोलराइजेशन है नर्व्स में या किसके कारण से देखने को मिलता है? ओपन ऑफ द सोडियम चैनल, ओपन ऑफ द कैल्शियम चैनल, ओपन ऑफ द पोटेशियम चैनल या फिर क्लोजनिंग ऑफ द सोडियम चैनल। तो सर ये आपके ओपनिंग सोडियम चैनल के होने के कारण से डिपोलराइजेशन नर्व एक्शन पोटेंशियल में देखने को मिलता है। फिर बोला गया क्वेश्चन में यहीं पे बच्चे लोग कि 47 में कि एन इफेक्टिव डिसऑर्डर अमॉन्ग द फ्लोइंग, बताओगे इनमें से कौन सा अफेक्टिव डिसऑर्डर है? बाइपोलर डिसऑर्डर, सोमैटिक फॉर्म डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया या फिर फोबिक एंजाइटिक डिसऑर्डर। फोबिक यानी कोई चीज़ से डर लगने वाला, सिजोफ्रेनिया आपको भी पता है। अगर आप फिर जो सिजोफ्रेनिया के बारे में आपको नहीं पता है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और सब साइकोलॉजी के चैप्टर से, साइकेट्री का चैप्टर से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें आपके एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में भी बताया हुआ है, एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है। तो आप इन सभी को जरूर देखिएगा ताकि इससे क्वेश्चन जो भी आए वो आपसे ना छूटे। तो ये बाबू जो अफेक्टिव डिसऑर्डर है ये आपके बाईपोलर डिसऑर्डर है। क्या बच्चे लोग? बाईपोलर डिसऑर्डर है, यानी ए नंबर ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए कि documentation that gives nerves the authority to carry out a specific action under certain circumstances often when a physician is not immediately available is called। बोला गया कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन, कोई नर्स अथॉरिटी है वो अगर अपने आप खुद से एक्शन लेती है किसके, डॉक्टर या फिर फिजिशियन के नहीं प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसेप्ट मैप बोलेंगे या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर बोलेंगे या फिर प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे या डिस्चार्ज समनी बोलेंगे? तो सर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे आप लोग आईसीयू वगैरह में किए होंगे तो स्टैट लिखा जाता है, जैसे कोई भी मेडिसिन वगैरह आप खुद से लिखे हैं तो उसका टाइमिंग दे दीजिए और ऑन स्टैट लिख देते हैं, यानी ये जस्ट अभी दिया गया है इसके सिम्टम्स से सब पे। तो वहीं बोला गया कि अगर नर्स अगर अपने आप को लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम से उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसिमिलेट बाय द यूकैरियोट, बताओगे इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक सेल है जो एसिमिलेट नहीं होता है? आपका ग्लूकोज है, सल्फेट है, नाइट्रोजन है या फिर लैक्टेट है? तो सर ये आपका जो नाइट्रोजन है ये आपका एसिमिलेट नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल से। बाकी आपके ग्लूकोज हो गए, सल्फेट हो गए, लैक्टेट, ये ऐसे भी देख रहे हो, ग्लूकोज, सल्फेट, लैक्टेट ये सभी शुगर के पार्टिकल्स है। तो ये आपके क्या होते हैं बाबू? ये आपके एसिमिलेट हो जाते हैं, लेकिन आपका जो आपका नाइट्रोजन है ये क्या होते हैं? एसिमिलेट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बोला गया कि attractive man select expensive stylish cloth to draw attention to himself, the defense mechanism explified। बोला गया कि जो अनअट्रैक्टिव मैन होते हैं वो स्टाइलिश कपड़ा को लेते हैं, ड्रॉ अटेंशन हिमसेल्फ, वो अपने आप पे हमेशा अटेंशन दिखाते हैं
तो ये मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म किसके लिए होता है? ये आपके डिनाइल के लिए, या फिर डिसोसिएशन के लिए, या फिर कन्वर्सन के लिए, या फिर आपके कंपेंसेशन के लिए, किसके लिए किया जाता है? तो बच्चों लोग ये आपके कंपेंसेशन के लिए जो हैं ये आपको करते हैं, स्टाइलिश क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं ताकि अपने आप को अच्छा शो कर सके। ये आपके बच्चे साइकोलॉजी से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 51 नंबर में अगर क्वेश्चन की ओर बात किया जाए, क्वेश्चन बोला गया कि स्क्रेब टाइफस इज कॉज्ड बाई, जो स्क्रेब्स फायर टाइफस है इसके किसके कारण से होता है? ये आपके VVI क्वेश्चन है, बार बार इससे घुमाकर पूछे जाते हैं। रिक्टेशिया प्रोवाजेकी के कारण से, ओरिएंटिया सुतुस मौसी के कारण से, या फिर रिटेक्सिया टाइफी के कारण से, या फिर रिटेक्सिया एक्री के कारण से। तो बता दे बच्चों लोग कि ये आपका स्क्रब टाइफस है, ये एक प्रकार का रिक्टेशिया है। जो जिसके कारण से क्या होता है वो रेबिस डिजीज, जैसे डॉग ये सब के काटने के कारण से। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटेनिया सुतुस गमौसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? ओरिटेनिया सुतुस गमौसी के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए 53 नंबर में बोला गया द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो बताओ मोड ऑफ इनहेरिटेंस है किसका बाबू? सिस्टिक फाइब्रोसिस का, या किसके कारण से होता है? एक्स लिंक्ड डिजीज के कारण से, ऑटोजोमल डोमिनेंट के कारण से, या फिर ऑटोजोमल रिसेसिव के कारण से, या फिर नॉन मेडलियन के कारण से। किसके कारण से होता है? तो ये पता होना चाहिए बाबू कि ये जो सिस्टिक फाइब्रोसी है ये आपके ऑटोजोमल रिसेसिव के कारण से होता है। ऑप्शन सी नंबर ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपके लिए कि जो निगेली रूल्स है यह यूज किसके लिए किए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा और कैसा लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पर डे आप लोग जो कि ज़रूर बताइएगा। और बच्चों आप लोग 5 PM से लेकर 6 PM तक हमारे साथ में डेली लाइव जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आज थोड़ा सा लाइट इश्यूज होने के कारण से आपका लाइव टोटल नहीं हो पाया, लेकिन आप सभी ज़रूर कमेंट कर दे, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो है आपके सबसे पहले पहुँचे। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन पे कि जो नेगेलिस रूल्स है ये आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर 55 नंबर में बोला गया द जेनरा डैट नीड्स पैरेक्सोडोजल फॉर ग्रोथ एज। बताओगे कि जो आपका जेनरा है यह पैरेक्सोडोजल ग्रोथ के लिए क्या है? ग्रेनुलोस्केलेटेला, एरोकोकस, इंट्रोकोकस, या फिर पेडियोकोकस। क्या चीज़ है बच्चा जो आपके जेनरा को नीड होता है? जो पैरेक्सोडोल है उसको नीड होता है क्या चीज़ करने के लिए? ग्रोथ करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेनुलोस्केलेटेला है ये आपके पैराडॉक्सल को ग्रोथ करने के लिए ये आपके ज़रूरत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ये बच्चा ए आपका करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए कि पेप्सिनोजेन इन द स्टोमक इज सिक्रेटेड बाय। जो पेप्सिनोजेन है ये आपके स्टोमक से किससे आपका सिक्रेट होता है? जल्दी से कमेंट करिए। ये भी बहुत ज़्यादा इजी से आ गया क्वेश्चन बाबू। आप लोग जानते हैं कि जो चिप सेल है उसी से पेप्सिनोजेन रिलीज होता है, और ये जो पेप्सिनोजेन है ये आपके प्रोटीन को पेप्टेन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें बाबू? पेप्टोन में कन्वर्ट कर देने का काम करता है। ये जो आपका पेराइटल सेल है, पेराइटल सेल से आपका क्या होता है बाबू? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बाबू? इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होते हैं। तो
तो ये आपको ऑलवेज याद रखना है किससे, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर प्लीज़ आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाए, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, MSN ऐसे करके, पीडियाट्रिक एंड ओबेजी ऐसे करके सभी का लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप प्लीज़ आप उससे जाकर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों लोग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 57 के बारे में कि एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे इज सेन इन द केस ऑफ, जो एयर ब्रोंकोग्राम एक्सरे है या किस केसेज में देखने को मिलता है। तो आप इसको एक बात में याद रख लीजिएगा कि जब रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो उसमें एयर ब्रोंकोग्राम एक्सरे देखने को मिलता है। तो हम एक बार में याद कर लीजिए, इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि जो एयर ब्रोंकोग्राम है ये एक्सरे आपके किसमें, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो कि द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम, जो फर्स्ट रेफरल होता है लेवल पे वो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है। तो आपको पहला पता होना चाहिए कि जो पहला क्या होता है, प्राइमरी होता है। अगर प्राइमरी से सेंड किया जाएगा तो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। यानी ऑप्शन मेरा स्टार्टिंग में दिख गया, ऑप्शन ए है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा लोग, कि जो फर्स्ट रेफरल लेवल होता है ये हेल्थ केयर सिस्टम का, वो कहाँ होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए कि among of the following the task does not require a registered nurse but can be delegated to the home health aides is, बोला है कि इनमें से क्या रिक्वायर नहीं होते हैं नर्स को होम हेल्थ एड के लिए। इसका फर्स्ट बोला गया फीडिंग एंड ब्रीथिंग द क्लाइंट, द एडजेसेंट ऑक्सीजन फ्लो, टीचिंग द क्लाइंट बट मेडिकेशन, एसेस वुंड हीलिंग प्रोग्रेस। क्या चीज़ बाबू, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्स को कभी फीडिंग एंड ब्रीथिंग द क्लाइंट, ये इसका क्या होता है, ज़रूरी होम हेल्थ एड में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर बात किया जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हेन ए पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप द किडनी रिस्पॉन्स, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर अगर ड्रॉप कर जाता है तो क्या चीज़ देखने को मिलेगा कि जो ADH है ये स्लो रिलीज होगा, या फिर प्रोडक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन है ये आपका प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा, या फिर रेनिन का सिक्रीशन होगा, या फिर जो यूरिन आउटपुट है ये आपका इंक्रीज हो जाएंगे। क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से बताओगे बच्चे लोग। तो जैसे ही आपका अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो ये आपका क्या करता है, सिक्रीट करने लगता है रेनिन का। किसका सिक्रीट करता है वो, रेनिन का सिक्रीशन करता है। आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइव क्लास को अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि उस टाइम में आपको समझने में जो मज़ा आएगा वो देखने में, साथ में जवाब देने में, टाइम मैनेजिंग करने में वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। क्योंकि आप कितना पढ़े हैं उससे ज़्यादा ये मायने करता है कि टाइम मैनेजिंग कैसे करते हैं और कंसेप्ट को कैसे समझते हैं। तो 61 नंबर में बोला गया है द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज अकर्स थ्रू, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है डिजीज का ये किसके थ्रू होता है, ड्रॉपलेट के थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट, या फिर प्लासेंटा के थ्रू, किसके थ्रू देखने को मिलता है। तो ये बाबू वर्टिकल ट्रांसमिशन है ये आपके प्लासेंटा के थ्रू देखने को मिलता है। किसके थ्रू देखने को मिलता है वो, प्लासेंटा के थ्रू देखने को मिलता है। 62 नंबर में बोला गया द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स कटिंग ए नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड, जो सर्जिकल इंटरवेंशन में जो पेन मैनेजमेंट जो किया जाता है, क्या चीज, नर्व रूट को कट करके रिलीफ, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डोक्टोमी, राइजोटोमी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, या फिर क्रायो एनाल्जेसिक, क्या बोलते हैं, क्रायो एनाल्जेसिया। जल्दी से बताइएगा बच्चे लोग कमेंट करके। तो अगर रूट को अगर कट करके हटाया जा रहा है उसको राइजोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, राइजोटोमी के नाम से जानते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर अगर बोला जाए कि क्या होगा बच्चों लोग, तो आपका बी नंबर है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए कि ब्लीडिंग, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए कि ब्लीडिंग इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूट्राइन कंट्रैक्शन और पेन एंड नो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेट, जो ब्लीडिंग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है जिसमें आपका कोई भी यूट्रस का कंट्रैक्शन ना हो, ना पेन हो, ना सर्विक्स डायलेट करे, तो ये क्या चीज़ को शो करता है,
थ्री टेनेड अबॉर्शन का, कंप्लीट अबॉर्शन का, या फिर इनएविटेबल अबॉर्शन का, या फिर मिस्ड अबॉर्शन का, किस चीज़ को शो करता है? तो ये बाबू आपके थ्री टेनेड अबॉर्शन को शो करता है। एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रहा है, कोई भी यूट्रन कंट्रैक्शन नहीं है, ना पेन हो रहा है, ना डायलेट कर रहा है सर्विक्स, तो उस चीज़ को क्या होता है? थ्री टेनेड अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 64 नंबर में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा है जो नर्सिंग प्रोसेस प्लानिंग का नहीं है? राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, फॉर्मुलेटेड गोल, डिजायर्ड आउटकम, सुपरवाइज डेलीगेटेड केयर, प्रियोरिटाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस। इनमें से कौन सा है जो आपके न प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर में नहीं आता है? तो बच्चों लोग सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर होता है, ये आपके प्लानिंग नर्सिंग जो प्लानिंग है उसके अंदर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर बात किया जाए तो बोला गया 65 नंबर में कि द कंडीशन इन विच फॉल्स ब्रीफली आर फर्मली मेंटेनेड इवन थ्रू दे आर नॉट शेयर्ड बाई अदर इज कॉल्ड। बोला है कि ऐसा कंडीशन जिसमें फॉल्स ब्रीफ फैमिली मेंटेनेड हो, इवन नॉट शेयर, जो एक दूसरे से शेयर ना करता हो, उस चीज को क्या बोलते हैं? डिलीरियम बोलेंगे, डिल्यूशन बोलेंगे, हैलुसिनेशन बोलेंगे, या फिर इल्यूशन बोलेंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? हैलुसिनेशन बोलते हैं। जो आपको लगता है कि सामने में है बट जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा चीज नहीं होता है, तो इस चीज को हैलुसिनेशन के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि द मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक बाय विच थिन इंसुलेटेड लीड वायर विथ इलेक्ट्रोड्स इज सर्जिकली इम्प्लांटेड इन द ब्रेन इज कॉल्ड। मिनिमली अगर इन्वेसिव टेक्निक के द्वारा जो थिन जो लीड वायर होता है विथ इलेक्ट्रोड, जो न्यूरो स्टिमुलेटर बोलते हैं, जो सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है किसमें? ब्रेन में, उस चीज को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, फंक्शनल एमआरआई, या फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? तो इसको चीज को जब हम क्या करते हैं, थीन वायर जो इलेक्ट्रोड्स न्यूरो स्टिमुलेटर होते हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया कि द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। बताओगे कि DALY का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ में क्या होता है? डिसएबिलिटी एडेप्टेड लाइफ ईयर, डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, या फिर डिजीज एडेप्टेड लाइफ ईयर। बताइएगा क्या होता है कमेंट करके बच्चे लोग। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के नाम से जानते हैं। बच्चों लोग मिलाते चलो, कमेंट करके बताओ कि आपका कितना अभी तक सही हुआ, कौन से कंसेप्ट में आपको दिक्कत लगा, ये सब जरूर बताइएगा। क्योंकि बच्चों जब तक आप समझोगे नहीं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे आता है, तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं, ताकि आपको टाइमिंग के साथ साथ किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं उन सभी के बारे में आपको पता चल जाए। तो इसलिए प्लीज फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। बोला गया 68 नंबर में कि ए मेंटल इलनेस स्पेसिफिक फॉर टू सर्टेन इंडियन पॉपुलेशन वेयर देयर इज अ सेवियर एंजाइटी एंड द हाइपोकॉन्ड्रिकली कंसर्न्स इज कॉल्ड। बोला गया कि जब इंडिया में पॉपुलेशन में जो मेंटल इलनेस स्पेसिफिक जो देखा गया है उसमें एंजाइटी और हाइपोकॉन्ड्रियल कंसर्न्स होते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? नर्वियोस, धात, एमॉक, रूट वर्क। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं? धात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया था 69 नंबर में कि जो थर्ड फेज ऑफ बॉडी एब्जॉर्प्शन टू स्ट्रेस एज, जो थर्ड फेज में जो बॉडी एडेप्टेशन
होता है स्ट्रेस में, उस चीज को क्या बोलते हैं? रिएक्शन, एग्जॉस्टेशन, रेसिस्टेंस या फिर रीबॉन्ड, क्या चीज के नाम से उसे जानते हैं? अरे बाबू ये नाम से ही पता चल रहा है, एग्जॉस्टन बोलते हैं। जब बॉडी एडप्टेशन जो थर्ड फेज में जो स्ट्रेस में जो एडप्ट करता है उस चीज को एग्जॉस्टेशन के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रोल प्लेड बाय ए नर्स, इनमें से कौन सा है जो कि नर्स के द्वारा रोल प्ले नहीं होता है? केयर गिवर, कम्युनिकेटर, काउंसलर या फिर फिजिशियन, कौन है जो आपके नर्सिंग के द्वारा नहीं होते हैं? अरे तो आपको पता होना चाहिए कि केयर गिवर आपका नर्स है, कम्युनिकेटर बात करने वाला कौन है? नर्स है, काउंसलर का भी काम कौन करते हैं? नर्स करते हैं, लेकिन ये फिजिशियन है, ये आपके नर्स के रोल में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर अगर मूव करते हैं बच्चों लोग, तो पूछा गया है 71 नंबर में कि विच इज नॉट ए हाई रिस्क फैक्टर दैट माइस्ट अफेक्ट वर्कर्स इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, कौन सा ऐसा चीज है जो हाई रिस्क वर्कर्स के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में नहीं होता है? ट्रॉमेटिक इंजरी, चेस्ट डिजीज, माल न्यूट्रिशन या फिर एलर्जिक डिजीज, इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि कंपनी में होने का हाई रिस्क नहीं होता है? तो अरे बच्चों लोग, कंपनी में कभी भी माल न्यूट्रिशन का ये चांसेज नहीं होते हैं, ये आपके न्यूट्रिशन डाइट के कारण से माल न्यूट्रिशन होता है। बाकी आप गिर गए तो ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाएगा, अगर चेस्ट ये अगर किसी के कंटेक्ट में या फिर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जा रहा है तो चेस्ट डिजीज हो जाएगा, अगर एलर्जिक का कारण से जैसे डस्ट ऐसा कोई कारण से होगा तो ये हो जाएगा। तो ये तीनों का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन आपका जो माल न्यूट्रिशन है इसका बहुत ही कम चांसेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था कि द रिएक्शन ऑफ द sympathetic system in the wall of airway is called, जो सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्शन है किसमें? एयरवे का वॉल में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज सिक्रेशन, इंक्रीज गैस एक्सचेंज या फिर ब्रोंको डायलेटर, क्या चीज के नाम से जाना जाता है? अरे बाबू, जो एक्शन हुआ सिंपैथेटिक सिस्टम जो आपके एयरवे के वॉल पे, उसको हम ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंको डायलेटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ना भूलिएगा। पूछा गया कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स है वो प्रेगनेंसी में मेनली किसको बचाने का काम करता है? एनीमिया इन मदर, गेस्टेशनल डायबिटीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर एनीमिया इन फिटस। फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट प्रेगनेंसी के दौरान में मिलते हैं, लेते हैं, तो ये किस चीज़ से प्रिवेंट करने का काम करता है? तो ये बाबू आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड ईयरली न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड, कि जो टोटल नंबर ऑफ जो फीटल है और ईयरली न्यूनेटल अगर डेथ कर जाता है 1000 बच्चों के बर्थ में, तो बताइए उस चीज़ को क्या बोलते हैं? फीटल डेथ या फिर पेरीनेटल मॉर्टेलिटी या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ या फिर न्यूनेटल डेथ, क्या चीज़ के नाम से उसे जानेंगे? तो बाबू उसको पेरीनेटल मोर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। ईयरली नोनेटल मतलब वो सब नोनेट अभी हुआ नहीं, अब पहले ही वो डेट कर गया, तो उसको पेरीनेटल मोर्टेलिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए 75 नंबर में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला गया है कि रिपीट इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल पासेज ऑफ फीसेस बाय ए चाइल्ड इन एप्रोप्रिएट प्लेस आफ्टर द एज व्हेन बॉवेल कंट्रोल इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड। बोला गया कि अगर इनवॉलेंट्री या फिनेंशियल पासेज फेसेज हो जाता है बच्चों में इन अप्रोप्रिएट प्लेस पे, तो जो एज है बॉवेल कंट्रोल का, ये किसके एक्सपेक्ट, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो आपको नाइट स्वेट बोलते हैं या फिर नाइट मेयर्स बोलते हैं या फिर इनोरेसिस बोलते हैं या फिर इनकॉपरेसिस बोलते हैं, क्या नाम से इसको जानते हैं? अरे बच्चे, ये स्वेट नहीं निकल रहा है कि नाइट स्वेट बोलेंगे, इनकॉपरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकॉपरेसिस के नाम से जानते हैं।